स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। देवर हर रात मेरे सिरहाने के नीचे 1000 रुपए रख जाता। पति को बताती तो कहता तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं भी बोली बनकर पैसे रख लेती थी, मगर एक रोज देवर तकिए के नीचे 1000 रुपए रख गया। मेरा माथा ठंडा हो गया, मगर पति को कुछ न बताया। थोड़ी देर बाद करवट ली तो मेरे होश उड़ गए। देवर बेड पर लेटा मेरे साथ। मेरा देवर मेरे पति से बस 1 ही साल छोटा था, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी। मेरी शादी को बस कुछ ही वक्त गुजरा था, लेकिन मैं अपने देवर की इस तरह की हरकतों से परेशान हो गई थी। पति घर से सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते और शाम को ही वापस लौटते थे। घर में सास थी नहीं, बस एक ननद थी जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, और एक देवर था जो देखने में तो ठीक ठाक खट्टा खट्टा था, लेकिन काम काज का नहीं था और कुछ काम नहीं करता था। पूरा दिन घर पर ही रहता था। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद मेरी ननद मेरे साथ बहनों वाला रवैया रखेगी, क्योंकि वो भी बिना माँ बाबा की बच्ची है। मैंने सोचा मैं उसके साथ मोहब्बत और दोस्ताना रवैया रखूंगी तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी, लेकिन ये मेरी बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। मेरी ननद हर वक्त चुपचाप सी रहती थी। मैं बात करती तो यूं चौंक जाती जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं पूछती कि तुम क्या सोच रही थी, तो कहने लगती कुछ नहीं, बस तुम अपने काम से काम रखा करो, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। ननन के इस तरह के रवैये से मैं बहुत ही मायूस होती थी, और देवर तो मुझे वैसे भी कुछ ठीक नहीं लगता था। हर वक्त मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता रहता था, इसलिए उससे बात करने से मैं खुद भी कतराने लगी थी। वो शख्स बहुत ही अजीब किस्म का शख्स था। ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था, लेकिन जब भी मैं किचन में काम कर रही होती तो अचानक वो बगैर आवाज के किचन में आकर मेरे पीछे खड़ा हो जाता। एक बार खाना बना रही थी। मेरी ननद किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती थी, इसलिए सारा काम मेरे सर पर ही था। मैं किचन में खाना बना रही थी कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मैं देखकर पीछे हट गई और दीवार से जाकर लग गई। उस वक्त किचन में मेरे और देवर के अलावा और कोई ना था। बजाय वो किचन से बाहर जाता, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा भाभी कुछ चाहिए तो मुझसे कह देना, शर्माना मत। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। मैंने अपना रुका हुआ सांस बाहर किया था। मुझे अपने देवर की हरकत बहुत ही बुरी लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इसको शिकायत लगाऊं कि भला ये भी कोई बात हुई। किचन में इसका क्या काम था? ऐसा उसने क्या करना था जो मुझसे ये बातें कह रहा था? बल्कि वो तो खुद मेरे पति की कमाई से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। लेकिन मुझे हैरत अपने पति पर हुई थी। रात को जब खाना खाने के बाद हम कमरे में आए तो मैंने कहा यश, मुझे अमन की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने यश को अमन की सारी हरकतें बता दी तो वो कहने लगे कि तुम गलत सोच रही हो। अगर उसने तुम्हें ये कहा है तो तुम्हें तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। जिस चीज की भी जरूरत हो तो तुम अमन को कह दो, वो तुम्हें ला दिया करेगा। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो बहुत ही अजीब था। यश को अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था और मेरी ननद अपने कमरे में ही हर वक्त रहती थी। शुरू में जब यश शहर गए तो मैंने अपनी ननद से कहा था कि वो मेरे साथ सो जाया करे, लेकिन मेरी ननद ने तो मुझे साफ मना कर दिया। मैं तो उसके मिजाज से बेहद परेशान थी। रात को मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं नींद की कच्ची थी। गहरी नींद में भी आहटों की आवाजें मुझे सुनाई दे जाती थी, या मैं दिमागी तौर पर जागी हुई होती थी। अब भी ऐसे ही सोच में थी जब मुझे लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाजा बड़े धीरे से खुला हो और कदमों की आवाज करीब आई हो। मैं नींद की वादियों में थी, इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे तकिए के नीचे किसी ने हाथ दिया हो। उसके बाद कोई चुपके से मेरे कमरे से वापस चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से एकदम मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा तो दरवाजा बंद था, लेकिन मैं उस वक्त नींद की वादियों में थी। मैंने सोचा शायद ये मेरा कोई वहम होगा। जब सुबह मेरी आंख खुली और मैं अपने बेड की चादर बिछाने के लिए तकिया उठाने लगी तो तकिए के नीचे से मुझे 1000 का नोट मिला। ये देखकर मुझे रात का सारा किस्सा याद आने लगा। मुझे अब अपने देवर पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। जाहिर है मेरी ननद मेरे कमरे में आने को तैयार नहीं हुई थी, ना ही बात करती थी। इसकी एक अपनी ही दुनिया थी जिसमें वो मगन रहती थी। उसकी एंगेजमेंट उसके कजिन से हुई थी जो कि दुबई में था, और ज्यादा वक्त वो उससे फोन पर ही बातें करती रहती थी। उसका नाम समीर था, तो जाहिर है ये काम मेरे देवर ने ही किया होगा। वो होता कौन था? उस वक्त मेरा देवर बाहर लॉन्ज में ही बैठा हुआ था।
मेरी ननद अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं गुस्से से उसके पास आई और 1,000 का नोट दिखाया। मैंने कहा, ये तुम्हारी हरकत है। मेरी गुस्से से भरी आवाज को सुनकर वो कुछ अजीब नजरों से मुझे देखने लगा, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि ये काम मेरा है। उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा कि जी हाँ। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने की? मेरे ऊंचे और तेज लहजे को सुनकर मेरी ननद किचन से बाहर आ गई। ये सुनकर तो वो मेरे देवर की रंगत उड़ गई थी। कहने लगा, मैं तो आपसे पूछता ही रहता हूँ कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है तो बता दें, लेकिन आप तो कुछ कहती ही नहीं। मैंने सोचा कि आपके तकिए के नीचे ही पैसे रख देता हूँ, अगर आपको कोई चीज लेनी होगी तो ले लीजिएगा। वो तो ये आराम से नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था, जैसे कि कोई बात ही ना हो। मैंने कहा, ना तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और दूसरी बात, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम ये पैसे मुझे दिन के वक्त दे सकते हो। ये भला क्या हरकत है कि रात के उस वक्त मेरे कमरे में दाखिल होते हो जिस वक्त तुम्हारे भाई भी घर पर मौजूद ना हो, और मेरे तकिए के नीचे पैसे रखकर चले जाना? ये कोई तरीका नहीं है। मेरी ननद ने जब मेरा सख्त लहजा सुना तो बजाय अपने भाई को बुरा भला कहने के उल्टा मुझे ही कहने लगी, देख लिया तुमने इस लड़की के तेवर? मैं तो तुमसे पहले ही मना करती थी कि इसे मुंह मत लगाओ, तुम्हें ही बहुत पड़ी हुई थी। भाभी है, भाभी है। देख लिया भाभी का असली रंग। मैं तो जानती थी कि अगर कोई गैर औरत हमारे घर आएगी तो हम तीनों में फूट ही डालेगी। मेरा क्या है, मेरी तो चंद महीनों बाद शादी हो जाएगी। लेकिन देख लेना अमन, ये भाई को तुम्हारे खिलाफ भी करके तुम्हें इस घर से निकलवा देगी। दर दर की ठोकरें खाओगे तुम। अरे दफा करो, मत दिया करो इसे पैसे। मैं तो अपनी ननन की बातें सुनकर अजीब सी सोच में रह गई थी। फिर वो कहने लगी, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि महारानी साहिबा जिस कदर गुस्से में है तुम्हें तो नाश्ता बना कर देने वाली नहीं है। ये कहकर मेरी ननन किचन में चली गई और मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई कि कितनी बदतमीज थी वो। अपने भाई की घटिया हरकत और उसे रोकने के बजाय मुझे ही बुरा भला कह रही थी। मैंने भी गुस्से से सिर्फ अपना ही नाश्ता बनाया और दोपहर का खाना भी नहीं बनाया। खुद के लिए एक आमलेट बनाकर खाना खा लिया और बैठ गई। शाम को मुझे अपने कमरे में बाहर से अपनी ननन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो साथ साथ किचन में कुछ पका रही थी और साथ में मुझे बातें सुना रही थी। कह रही थी कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं इसकी शादी को और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए, और इतने पैसे लगाकर हमने अपने भाई की शादी इसलिए थोड़ी की थी कि नवाबजादी जरा सी बात का पतंगड़ बनाकर कमरे में बैठ जाए और मैं यहाँ किचन में काम करूं। मैं दिल में सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान भी हो सकती है। रात को जब यश वापस आए तो बहुत ही गुस्से में थे। शायद मेरी ननद उसके कान भर चुकी थी। वो बिना बताए ही आ गए थे, इसलिए मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था। जब यश आए तो मैं भी कमरे से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर मेरी ननद ने बड़े बिगड़े हुए मूड के साथ खाना लगाया था कि यश बैठकर खाना खाने लगे। अमन भी बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी मेरी ननद कहने लगी, उठो यहाँ से और अपने लिए खुद पकाओ। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं मैं कि तुम्हारे सामने टेबल सजाऊं। ये सुनकर यश ने उसे रोक दिया और कहने लगे, परी ये क्या बदतमीजी है। वो कहने लगी, तुम बस चुप ही रहो। मुझे पता था तुम्हारी शादी को 8 दिन नहीं गुजरेंगे कि तुम अपनी बीवी की ही जुबान में बोलोगे। तुम्हें ये नजर नहीं आता कि उसने सुबह कितनी बदतमीजी की है अमन के साथ? न जाने कौन कौन से घटिया इल्जाम लगाने पर तुली हुई है। इसलिए मैं तो उसके नखरे नहीं उठाने वाली। उसे भूख लगी है तो अपने लिए खुद पका कर खा सकती है, लेकिन मेरे हाथ का पका हुआ ये नहीं खाएगी। यश मुझसे कहने लगे कि क्या बात हुई थी और तुमने इतने में ही कौन सा तमाशा लगाना शुरू कर दिया। न सास ससुर की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है और ना ही घर पर इतना कोई ज्यादा कामकाज कि तुम उल्टी सीधी हरकतें पर जाओ। पर यश ने तो मेरी बात सुने बगैर ही मेरी बेइज्जती कर दी थी। मैंने कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी इतनी बेइज्जती कर चुके हो। देवर का रात के अंधेरे में भाभी के कमरे में जाने का क्या मकसद है? उसे पैसे देने का इतना ही शौक है तो दिन में भी दे सकता है, और मैं उससे पैसे मांगती भी नहीं हूँ। फिर वो बिना वजह मेरे कमरे में क्या करने आता है? मेरी बात सुनकर यश यूं बोले जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही ना हो। कहने लगे, बस इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा तमाशा लगाया है? अरे भाई, वो परी के कमरे में भी यूं ही चला जाता है। तकिए के नीचे कभी 500 तो कभी 1000 रख देता है। ये उसकी बचपन की आदत है। मैंने कहा कि वो उसकी बहन है। मेरा ये कहना था कि यश मुझे गुस्से से चिल्ला कर कहने लगे, तो फिर तुम क्या हो? तुम मेरे भाई को अपना भाई समझती ही नहीं हो, ना मेरी बहन को बहन समझती हो। तो तुम यहाँ पर कौन से रिश्ते निभाने आई हो? मेरे दोनों बहन भाई मेरी जिम्मेदारी है और मैं कभी भी अपने बहन भाइयों को तुम्हारे खातिर नहीं छोड़ सकता। अपना बर्ताव ठीक रखना।
अगर तुमने मेरे बहन भाइयों को अपना बहन भाई समझा होता तो तुम्हें ये बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अब लग रही है। ये कहकर बिना खाना खाए यश उठकर कमरे में चले गए। मैं भी उठकर कमरे में चली गई। उनका मूड खराब था। मैंने ही हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी थी। वो कहने लगे कि माफी तो तुम अमन से मांगो, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है। उसने तुम्हें बड़ी बहन समझकर ही तुम्हारे तकिए के नीचे पैसे रखे थे। बहरहाल मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने अमन से सॉरी कह दिया था। उसने फौरन से कहा कि नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी गलतफहमी दूर हो गई है, बस यही ठीक है। लेकिन उसके बाद तो जैसे अमन ने सिलसिला ही शुरू कर दिया था। वो अक्सर मेरे तकिए के नीचे 1000 का नोट रख जाता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद ना था। और अजीब बात यह थी कि तभी रखता था जब यश काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले जाते थे। मैं अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके सोती थी, लेकिन शायद अमन के पास कमरे की चाबी मौजूद थी, इसलिए वो कमरे में दाखिल हो जाता था। लेकिन उस रात मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे कमरे में दाखिल हो। अगली सुबह जो चीज मैंने देखी उसने मुझे अजीब सी सोच में डाल दिया। लॉन्ज में मेरा देवर बड़े गुस्से से बैठा हुआ था। शायद रात को कमरे में आया था, लेकिन कुंडी की वजह से दरवाजा नहीं खुला मिला। अगर उसका मिजाज उस वक्त नॉर्मल होता तो मैं उस बात को इतनी भी अहमियत न देती कि अगर मेरा दरवाजा उसने बंद देखा तो वापस चला गया। उसमें गुस्सा आने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो तो यूं मुझे घूर से देख रहा था जैसे कि न जाने मुझे क्या कर डालेगा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और किचन में नाश्ता बनाने लगी। बेदिली से मैंने अपने देवर को नाश्ता बना कर दे दिया और अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। कमरे के बराबर में ही मेरी ननंद का कमरा था, जहां मुझे चिल्ला चिल्ला कर बातें करने की आवाज आ रही थी। शायद वो अपने होने वाले मंगेतर से किसी बात पर लड़ने लगी थी, क्योंकि वो उसे यही कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर पर सिवाय तुम्हारे और किसी की भी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगी, क्योंकि मेरी भाभी भी सिर्फ मेरे भाई की जिम्मेदारी संभालती है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम मुझे शादी के बाद अपने घर वालों की नौकरानी बनाकर रखोगे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता था कि वो इस तरह की बदतमीज लड़की क्यों है। ननंद क्या, मुझे तो अपने देवर की भी समझ नहीं आती थी कि वह किस किस्म का शख्स है। शायद मेरे सास ससुर ने अपने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं की थी। उन्हें रिश्तों का लिहाज रखना नहीं सिखाया था, सिर्फ लड़ना झगड़ना सिखाया था। शायद ये तीनों अपने माँ बाबा की मौत के बाद ऐसे हो गए थे, या उन्हें लोगों के रवैयों ने ऐसा कर दिया था। बहरहाल जो भी था, मेरी समझ से तो बाहर था। मैं नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई, और तो और मेरा देवर भी किचन में आ गया। कहने लगा, रात को आपने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया था? क्या अब भी आपको मुझसे परेशानी है, या मुझ पर शक है, या मेरे चरित्र पर शक है? तो मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप सब्जी काटने लगी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, और ना ही तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत है। बात रही तुम्हारी हरकतों की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे सोते हुए कोई मेरे कमरे में आए, वो जिस मर्जी नियत से आए, मगर ये गलत है। मेरी बात सुनकर वो वहां से बाहर चला गया। 2-3 दिन बाद यश भी वापस आ गए। सामने परी ने धमाका फोड़ दिया था कि वो अपना रिश्ता खत्म कर चुकी है, वो समीर से शादी नहीं करेगी। ये सुनना था कि यश को गुस्सा आने लगा। कहने लगे, तीसरी एंगेजमेंट है जो तुम तोड़ चुकी हो। परी, तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या सारी जिंदगी यही बैठने का इरादा है? यश ने गुस्से से ये कहा तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारे सर पर नहीं बैठी हुई हूँ, मैंने सोच लिया है कि मैं नौकरी करूंगी। यश तो अपने दांत ही भींच कर रह गए। परी बेहद ही बदतमीज थी और मुझे हैरत होती थी कि अमन उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। वो जो भी कहती थी अमन उसे मान लेता था, कहता था वो ठीक ही तो कह रही है। अब भी यही हुआ था। वो यश से कहने लगा, परी गलत नहीं कह रही है, ये समीर जो है ना, ये इसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। वो इसे अपने माँ बाबा और भाइयों की सेवा करवाना चाहता है। घर के सारे काम वही करेगी, ये कोई नौकरानी थोड़ी है। उससे तुम बात करो, अगर वो परी को अपने साथ दुबई ले जाए फिर तो ठीक है, वरना तुम रिश्ता तोड़ दो। ये सुनकर यश कहने लगा कि रिश्ता होना और तोड़ देना तुम लोगों के लिए मजाक है। पहले 2 रिश्ते भी इसी वजह से टूटे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ये रिश्ता मिला था, और समीर के घर वाले पहले ही कह चुके थे कि परी शादी के बाद समीर के साथ दुबई नहीं जाएगी। अगर परी को एतराज था तो उस वक्त कहती। अब जबकि 3-4 महीने बाद शादी है तो परी ने खुद ही रिश्ता तोड़ लिया। ये क्या तरीका है? ये कहना था कि परी फूट पड़ी। कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। ये जो मायूस बनी बैठी है ना तुम्हारी बीवी, ये सब तुम्हारे कान में उसने भरा है, सारा जहर घोल के रख दिया है तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं था।
मुझे तो ये भी मालूम ना था कि वह खुद ही अपनी मंगनी और रिश्ता तोड़ चुकी है। ना ही यश ने मुझसे कभी अपनी बहन भाइयों की इस तरह की बातें की थी, लेकिन बिना वजह मैं मुजरिम बन गई थी। यश कहने लगे कि मैंने अपनी बीवी को औकात में रखा हुआ है, मैं उससे तुम लोगों की बातें नहीं करता, और तुम भी इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम अपने रिश्ते खुद ही तोड़ दो। लेकिन परी कहने लगी कि मैं उसके घर में नहीं रहूंगी, मुझे उसके साथ दुबई जाना है, और अगर इस बात पर वो तैयार नहीं होता तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। अमन भी कहने लगा कि तुम परी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यश कहने लगा कि तुम ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो, इस तरह से वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकेगी। अमन यश की बात समझे बगैर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे यश की बात ठीक ही लग रही थी। मैंने जब यश से इस बात की वजह पूछी तो वो कहने लगा कि जब माँ बाबा सर पर ना हो तो बहन भाई अपनी मनमानियां करने लगते हैं। वो शुरू से ही माँ बाबा की लाडली थी और उनके मरने पर वो खुदगर्ज हो गई है। समीर एक समझदार लड़का है, मैं नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे। यश बहुत ही परेशान थे। मैंने सोचा कि मुझे ही इस बात का कोई हल निकालना चाहिए। मैंने ये बात महसूस की थी कि परी यश से ज्यादा अमन की बात मानती थी, इसलिए मैंने अमन से ही बात करने का फैसला किया। एक रात जब ये शहर से काम के सिलसिले में गए थे तो अमन मेरे कमरे में पैसे रखने आया। 1000 तकिए के नीचे रखे और मैं फौरन से उठ बैठी और बेड के साइड पर रखे लैंप को जला दिया। मुझे जागते देखकर वो कुछ अजीब सा हो गया था और शायद उसे लगा कि मैं उस पर चीखूंगी चिल्लाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे देने की बजाय तुम अपनी बहन को अकल दे दो। वो तुम्हारी बात मानती है, उसका घर बसने दो और उसे समझाओ वो जिंदगी को समझे, ताकि वो हंसती खेलती रहे। मैं इस घर के सारे काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। बस मैंने एक दिन नहीं बनाया तो परी को कितना बुरा लगा था, तुम्हें भी बुरा लगा था, क्योंकि तुम्हारी हरकत बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी ये बात भी बर्दाश्त करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे यश के साथ घर बसाना था। तुम्हारी बहन को समझौता करना पड़ेगा, तभी वो जिंदगी गुजार सकेगी, और अगर तुम उसे समझाओगे तो वो जरूर समझेगी। मेरी बात खामोशी से सुनकर अमन कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने परी के रवैये में बहुत ही फर्क देखा था। परी शायद उस रोज ये बात समझ गई थी, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। कुछ महीने में विदाई होकर समीर के साथ वो चली गई। उस शादी पर ही मैंने अपने देवर के लिए भी लड़की पसंद कर ली। घर को बसाने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है, न कि जज्बात से। अमन को मेरे कमरे में पैसे रखने का मशवरा भी परी ने ही दिया था, ताकि वो यश को मेरे खिलाफ कर सके और मेरा भी घर खराब कर दे। वो समझती थी कि मैं भी कुछ ऐसी सोच रखती हूँ कि उसकी बहन भाइयों के साथ बनाकर नहीं रखूंगी। लेकिन परी और अमन दोनों ही अपनी शादी के बाद सुधर गए थे और समझ गए थे कि रिश्तों को किस तरह से लेकर चला जाता है और किस तरह से भाभी के साथ रवैया रखा जाता है। अमन अपनी इस गलती की माफी भी मुझसे मांग चुका था। कहने लगा कि आपकी बात ठीक थी, मेरा यूं आपके कमरे में आना बिल्कुल ही गलत हरकत थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि हम तीनों के घर बस चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।